नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। किसी भी वक्त पाकिस्तान से बड़ी खबर आ सकती है। आज सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि 3 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान की असेंबली में जो हुआ वो सही था या गलत। इमरान खान के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करना, संसद को निलंबित करना, देश में 90 दिन के भीतर चुनावों का ऐलान करना, केयरटेकर पीएम का नाम राष्ट्रपति के पास भेजना, ये सब सही था या फिर गलत। अगर सही है तो वही होगा जो इमरान खान ने तय किया है, लेकिन अगर ये गलत साबित हुआ तो फिर पाकिस्तान में क्या होगा इमरान खान का। पाकिस्तान के कानूनी जानकारों से बात करके हमने कुछ जानकारी इकट्ठा की है, आप भी जान लें। फर्ज करें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 3 अप्रैल को जो हुआ वो गलत हुआ, तो 3 जजेस क्या कर सकते हैं ये हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब माना जा रहा है कि ठीक 8 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला सुनाएगा कि आखिर जो संसद भंग करने का फैसला लिया गया था, जो डेप्यूटी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव को भंग किया था, वो सही है या फिर गलत। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट प्रक्रिया बताएं और इमरान खान को फिर से अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़े और जिसके पास बहुमत हो वो पीएम बने। मौजूदा स्थिति में शहबाज शरीफ बहुमत का दावा कर रहे हैं। बहुमत साबित करने वाला नया प्रधानमंत्री बनेगा, पहली बात। दूसरी, सुप्रीम कोर्ट कह दे कि हुआ तो गलत लेकिन 90 दिन में चुनाव करवाइए, ऐसा भी हो सकता है। इमरान खान, शहबाज शरीफ दो नाम देंगे पहले और फिर यह फैसला होगा। चूंकि अविश्वास प्रस्ताव के पीछे विदेशी दखल का आरोप है, इसलिए पहले इस मुद्दे पर बहस हो और फिर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। क्या होगा बस कुछ ही देर में पता चलेगा। स्पीकर, तारीख, प्रक्रिया कोर्ट तय करेगा सब कुछ। बहुमत साबित करने वाला नया प्रधानमंत्री बनेगा पाकिस्तान का। आपको बता दें भारत पर क्या असर होगा, भारत के लिए क्या मतलब है, ये भी हम समझेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जिनके साथ हम चर्चा करेंगे। केयरटेकर सरकार चुनाव करवाएगी क्या, विदेशी साजिश के आरोप पर बहस हो, फिर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव को डिसमिस कर दिया था डेप्यूटी स्पीकर ने, कहते हुए कि विदेशी साजिश है ये। ऐसे में क्या है ये विदेशी साजिश, कौन है ये विदेशी ताकत जिसने ये सब कुछ किया। हालांकि अपने एक संबोधन में अमेरिका का नाम धीरे से ले ही लिया था इमरान खान ने, लेकिन क्या इस पर पहले बहस होगी, फिर अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी, उसके बाद प्रधानमंत्री तय किया जाएगा या फिर सीधे चुनाव होंगे। संसद में पक्ष विपक्ष की समिति नाम पर विचार करेगी। आपको बता दें क्योंकि दो नाम दोनों की ही तरफ से दिए जाएंगे। समिति नाम चुनाव आयोग को देगी और फिर वहां से ये फैसला होगा कि कौन होगा प्रधानमंत्री अगला पाकिस्तान का। पाक सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चाहे वो अविश्वास प्रस्ताव रद्द करने पर हो, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त को बुला लिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, चुनावों को लेकर एक संकेत मिल रहे हैं। चुनाव आयुक्त के साथ लीगल टीम को भी बुला लिया गया है। क्या 90 दिन के अंदर जो चुनाव होना है उस पर कोई तारीख आज ही मुकर्रर कर दी जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ चुनाव आयुक्त को बल्कि चुनाव आयुक्त के साथ साथ लीगल टीम को भी बुला लिया है। पाक सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। देखिए 8 बजे बताया गया था कि फैसला आएगा, अपना फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है। लेकिन जब चुनाव आयुक्त को बुलाया जाता है, जब लीगल टीम को बुलाया जा रहा है, तो इसको किस तरह से देखा जाए, समझा जाए। क्या इसी के जरिए एक संकेत है कि चुनावों की तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है। तारिक फतेह साहब पाकिस्तानी मूल के लेखक हैं, अदनान हैदर पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आरजू काजमी पत्रकार हमारे साथ जुड़ रही हैं। अदनान, जल्दी से एक अपडेट आपसे लेते हुए फिर मैं तारिक फतेह और आरजू काजमी के पास जाऊंगी। अदनान, चुनाव आयुक्त को बुलाया गया है और इसी के साथ लीगल टीम को किस तरह से देखें, क्योंकि दिन में खबर आई थी कि फैसला ले लिया गया है, फैसले को सुरक्षित रखा गया है, 8 बजे बताया जाएगा। अच्छा अंजना, मैं कोई तकरीबन 20 मिनट पहले सुप्रीम कोर्ट से निकला हूं, सारा दिन वहां रहा हूं। उस वक्त तक इलेक्शन कमीशन के स्टाफ को बुलाने की कोई बात नहीं हुई थी। हाँ, ये जरूर था जो आज रिमार्क्स थे तमाम मुअज़्ज़िज़ जज साहबान के और खास तौर पे चीफ जस्टिस साहब के, तो उससे हम लोगों ने हम सारे जर्नलिस्ट ने ये अंदाजा लगा लिया था, एक एनालिसिस अपना कर लिया था कि चीफ जस्टिस जहां रूलिंग को खत्म करना चाहते हैं, रूलिंग को गैर आईनी करार देना चाहते हैं, वहीं वो नए इलेक्शन के भी ख्वाह नजर आ रहे हैं।
लेकिन जैसे ही मैं अपने घर पहुंचा, 30 मिनट हुए मुझे सुप्रीम कोर्ट से आए हुए, तो पीछे से इलेक्शन कमीशन के लोगों को भी बुला लिया गया है और लीगल टीम्स को भी बुला लिया गया है। तो मुझे लगता ये है कि जो फैसला महफूज किया है उसमें जहां रूलिंग को खत्म करने की बात की जा रही है, वहां शायद अगले इलेक्शन के हवाले से कौन सी रूलिंग को अदनान, जो डेप्यूटी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव को डिसमिस किया था, या फिर जो राष्ट्रपति ने संसद भंग कर दी? ये जरा क्लियर कर लीजिए, क्योंकि चैनल पे बहुत कंफ्यूजन चल रही है। क्योंकि हम कोर्ट रूम में मौजूद थे, चीफ जस्टिस ने स्पेसिफिकली डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर रिमार्क्स दिए हैं। मैं कुछ रिमार्क्स मेरे पास जो मैंने वहां लिखे, आई डोंट नो कि टीवी पर वो क्या चलते रहे। उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, एक बात तो नजर आ रही है कि रूलिंग गलत है, बताएं अगला मरहला क्या होगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा, रूलिंग को खत्म करके आगे देखते हैं क्या करना है। चीफ जस्टिस ने यह भी मुताबिर बार कहा कि हमने हालात को, पॉलिटिकल सिचुएशन को देख के फैसले नहीं करने, हमने आइन और कानून को फैसले। तो फिर अदनान हैदर, अगर ऐसे संकेत हैं जो आपने उनके कमेंट से, उनके बातों से लगाई हैं, क्या अगर वो ये मानते हैं कि जो डेप्यूटी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव इमरान खान के खिलाफ खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया, क्या उसको फिर से कराया जा सकता है? क्योंकि संसद तो भंग कर दी गई है, क्या हो सकता है? अच्छा अंजना, ये देखें, ये आप सहाफी हैं, ऐसे हम ही सहाफी हैं। हमारे जहन में भी बार बार ये ख्याल आ रहा था, बार बार ये सवाल उठ रहा था कि चीफ जस्टिस अटॉर्नी जनरल से अगले किसी मरहले का, अगला जो मरहला हुआ उस रूलिंग के बाद उस पर डिबेट करेंगे, उस पर बात करेंगे। बट यकीन जानिए कि किसी भी मुअज़्ज़ज़ जज ने ये नहीं कहा कि अगर हम रूलिंग को कालादम करार देते हैं तो प्राइम मिनिस्टर ने जो असेंबली डिसॉल्व की है उसकी कानूनी हैसियत, आईनी हैसियत क्या रह जाएगी। हाँ। और किसी ने इस पर बात नहीं की। मैं हैरान हूं कि जब शहबाज शरीफ रोस्टम पर आए तो शहबाज शरीफ ने भी जो डायलॉग किया चीफ जस्टिस के साथ, तो उन्होंने आते ही कहा कि वो बात नहीं करेंगे, उनके वकील बात करेंगे। तो एक तो ये बड़ा अजीब आपको बता दें जी, फैसले से पहले मैं टोक रही हूँ, जैसे कोई खबर आती है मैं अपने जो गेस्ट हैं उनको टोकूंगी। जो भी फैसला होगा कबूल होगा, ये इमरान खान ने फैसले के पहले कहा है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें, और जाहिर तौर पर उनको कबूल करना ही होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का, देश की सर्वोच्च अदालत का पाकिस्तान में फैसला होगा। इमरान खान कह रहे हैं कि जो भी फैसला कोर्ट की तरफ से आता है वो मुझे मंजूर होगा। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। विकल्प ही क्या है उनके पास, तारिक फतेह साहब, विकल्प क्या है? देखिए, एक तो ये इलेक्शन कमीशन ने क्लियर कहा है कि अक्टूबर से पहले तो इलेक्शन हो ही नहीं सकता। वो इसलिए कि जो सेंसस हुआ था उसमें कई कंस्टिट्यूएंसीज के एरियाज अलग हुए थे। हाँ। फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात थी, उसकी सारी इंस्टॉलेशन और इक्विपमेंट और जो भी तौर तरीका है, क्योंकि पाकिस्तान में आज तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग तो नहीं हुई है जैसे हिंदुस्तान में होती है। हाँ। तो ये सारा बर करके मेरी जो खबर है कि इलेक्शन कमिश्नर्स क्लियरली सेड दैट दे कैन नॉट होल्ड एन इलेक्शन टिल अक्टूबर। तो ये बाकी जो फिजिकल काम करना है, जिनका यानी इलेक्शन की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कह रही है हम अक्टूबर से पहले नहीं कर सकते, क्योंकि अ नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज हैव टू बी चेंज। उनके नक्शे बदलने जा रहे हैं, कहीं कम हो रहे हैं, कहीं ज्यादा हो रहे हैं। तो ये पिछले सेंसस की बेसिस पे बात हो रही है। लेकिन ये बात हम पाकिस्तान की कर रहे हैं, जहां कोई कानून मैटर नहीं करता है, जिसका पास ज्यादा एक्सेस है फोन के वो ज्यादा कर सकता है। मैं तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को भी ट्रस्ट नहीं करता हूं, क्योंकि ये सब एक ही किश्ती में सब सवार हैं, सब एक दूसरे के पुराने जाने वाले लोग हैं। यही है एस्टैब्लिशमेंट। जो लोग बार बार कहते हैं ना कि एस्टैब्लिशमेंट, सुप्रीम कोर्ट इज एस्टैब्लिशमेंट, द कोर कमांडर्स आर एस्टैब्लिशमेंट, द सिविल सर्विस इज एस्टैब्लिशमेंट, एंड एवरी मल्टीमिलियनर इन पाकिस्तान इज एस्टैब्लिशमेंट। क्योंकि पैसे आप किसी को भी खरीद सकते हैं। बिल्कुल। और जो सिस्टम के अंदर वहां पर प्रॉब्लम्स है, वो भी तारिक फतेह साहब उस पर चर्चा करेंगे। मोना, मैं आपके पास भी आ रही हूँ, आरजू जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जल्दी से अदनान, एक बार फिर से क्या संकेत मिले? आपने बताया आप सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, आपने सब बातें सुनी हैं, जो कोर्ट की तरफ से कमेंट्स आ रहे थे वो भी सुने। अगर 3 लाइनों में दर्शकों को समझाएं, क्या समझ में आया आपको? क्या वो अविश्वास प्रस्ताव को डिसमिस करना गलत मान रहे थे अपनी बातों से, ऐसा लगा? अच्छा, देखिए, जो असेंबली को डिसॉल्व करने की बात है ना, उस पर जस्टिस मुनीब ने भी बात की, चीफ जस्टिस ने भी बात की,
तो उस पर अटॉर्नी जनरल ने उनको सेटिस्फाई किया कि प्राइम मिनिस्टर के पास एक इस्तेहकाक होता है असेंबली को डिसॉल्व करने के लिए, वो समरी भेज सकता है, एडवाइस प्रेसिडेंट को भेज सकता है। लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूं कि आज के जितने भी कन्वर्सेशन रही, प्रोसीडिंग्स रही सुप्रीम कोर्ट में अंजना, उसको लिंक नहीं किया गया था। ये बात हमने बाद में सुप्रीम कोर्ट के जर्नलिस्ट जब बाहर खड़े थे तो हमने बात की कि इस पर चर्चा नहीं हुई, इस पर बात नहीं हुई कि अगर रूलिंग को, जिसको चीफ जस्टिस ने आज मुतअद्दिद बार कहा कि रूलिंग गैर आईनी है, तो उन्होंने उस रूलिंग की वजह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने आप उर्दू में बोल रहे हैं, अपने दर्शकों को बता दूं अदनान, जो आप कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जस्टिस ने बार बार ये कहा कि जो फैसला है अविश्वास प्रस्ताव को डिसमिस करने का, वो पाकिस्तान के संविधान के खिलाफ है। उन्होंने कई बार ये बात कही, वो खुद मान रहे थे कि ये संविधान के खिलाफ है। अदनान, अच्छा एक बात और नोट करिएगा, जब पहली मर्तबा चीफ जस्टिस ने ये कहा कि हम कहते हैं, मतलब उन्होंने कहा, मैं बता देता हूं एग्जैक्टली पढ़ के जो उन्होंने कहा कि एक बात तो नजर आ रही है, रूलिंग गलत है, बताएं अगला मरहला क्या होगा। अच्छा ये जब ये बात करने लगे चीफ जस्टिस, तो वो थोड़ी देर को रुके, उन्होंने पूरे बेंच से दबे लफ्जों में, जो हम तक आवाज नहीं पहुंच रही थी क्योंकि बेंच के ऊपर जज बैठे थे, उन्होंने आपस में कन्वर्सेशन की। चीफ जस्टिस ने तमाम जजेस से बात की, बात करने के फौरन बाद ये जुमला बोला। तो जाहिर बात है कि चीफ जस्टिस तो पूरे बेंच से इस रूलिंग के हवाले से बात कर रहे थे, तो पूरे बेंच को एतमाद में लेके चीफ जस्टिस ने ये बात की है कि ये रूलिंग जो है ये गैर आईनी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मसला इस रूलिंग को लेके है, पिटीशन रूलिंग को लेके है, असेंबली जो डिसॉल्व हुई है उसकी आईनी हैसियत क्या होगी। क्योंकि लीगल एक्सपर्ट एजाज एहसन साहब से जो हमारी गुफ्तगू हुई, मेरे शो में भी थे पिछले दिनों वो, तो उनसे भी मैंने पूछा था कि थोड़ी देर को फर्ज कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ये रूलिंग को गैर आईनी करार देके खत्म कर देता है, देन व्हाट नेक्स्ट? क्या प्राइम मिनिस्टर जो असेंबली डिसॉल्व की है वो एक्शन भी खत्म हो जाएगा? तो उन्होंने कहा कि अगर रूलिंग खत्म हो जाती है, गैर आईनी करार दे दी जाती है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, तो उसके बाद जितने एक्शन हैं वो सारे गैर आईनी हो जाएंगे और सिचुएशन वापस रूलिंग से पहले जो थी पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट की। यानी आप ये कह रहे हैं अदनान की रीइंस्टेट भी हो सकता है वहां की संसद, जो प्रेसिडेंट ने डिसमिस कर दिया। देखिए अब ये डिपेंड करता है अंजना के फैसला क्या है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, चीफ जस्टिस ने आज के जो रिमार्क्स दिए बेंचेस में, उन्होंने पाकिस्तान, हाँ बिल्कुल अदनान, देखिए एक बात तो तय हो जाएगी, फाउल प्ले किया अगर इमरान खान ने, तो आज ये कोर्ट अगर कह देता है तो ये उनके लिए करारा झटका ही है। क्यों आरजू काजमी, आप इतने बड़े प्लेयर कहने को, और आपने जो यहां पर किया है, आप सभी लोग मौजूद थे, सभी पाकिस्तान से जुड़ रहे लोग कह रहे थे कि संविधान के खिलाफ है। फाउल प्ले किया प्लेयर ने, ये तो फिर कोर्ट कह देगा, और वो भी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का। बिल्कुल, वैसे इस बात को तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इमरान खान साहब इस तरह की कोई हरकत करेंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे अपनी विकेट उठा के वो भाग गए और उन्होंने कहा कि मैंने नहीं खेलना है। लेकिन साथ ही साथ मेरे ख्याल है वो एक सेफ पैसेज भी ढूंढ रहे हैं ताकि अगर उनके खिलाफ फैसला आता है तो वो निकल पाए। कहीं ना कहीं बातचीत चल रही होगी, वरना तो उनके लिए भी केसेस तैयार होंगे और अपोजिशन खामोश नहीं बैठेगी। और बहुत से फॉरेन फंडिंग और कई केसेस इमरान खान का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें एक आरजू एक और खबर आ रही है, चुनाव आयुक्त ने कोर्ट में कह दिया है जल्द चुनाव संभव नहीं है। जैसा कि तारिक फतेह साहब भी कह रहे थे, अक्टूबर तक चुनाव नहीं करा पाएंगे। इसका मतलब क्या? ये अप्रैल का महीना, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जबकि 90 दिन में होना, और वो तो 8 महीने की बात कर रहे थे। चुनाव ही संभव नहीं है। जल्दी से अदनान। नहीं अंजना ऐसा कुछ नहीं कहा। इलेक्शन कमीशन पे ये खबर जो थी वो फेक थी, इस पर जस्टिफिकेशन दी थी। इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हमने ऐसी कोई बात नहीं की, और अभी जो लोग इलेक्शन कमीशन पे पहुंचे हैं उन्होंने भी ऐसी कोई बात नहीं की। तो जो आप तक बात पहुंच रही है दुरुस्त नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने ऐसा कुछ नहीं कहा। ठीक है, चलिए, इसको अगर ये गलत है तो कुछ देर में हम लोग को पता चल ही जाएगा। लेकिन चुनाव आयुक्त को बुलाना है। आरजू, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आरजू, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं यही कह रही थी कि कोशिश यही होगी इमरान खान की कि उन्हें सेफ पैसेज मिले, ताकि अगर फैसला उनके अगेंस्ट आता है तो वो निकल पाए यहाँ से, वो भी कहीं लंदन या कहीं भाग सके। क्योंकि जिस तरह से फराह गुज्जर निकली हैं उनकी वाइफ की फ्रेंड, तो इसी तरह से वो अपने लिए थोड़े बहुत परेशान जरूर होंगे। और इस वक्त चाहे अपोजिशन हो क्या खबर है उनकी वाइफ की फ्रेंड को लेकर, क्या खबर है आरजू, ये जरा सुनना चाहेंगे। देखिए, फराह गुज्जर जो है वो जा चुकी हैं दुबई,
और उससे पहले उनके हस्बैंड निकल के अमेरिका चले गए थे। उनके ऊपर जो है काफी सारे एलिगेशंस हैं, जिसमें ये भी है कि उन्होंने करोड़ों रुपए बनाए हैं और इमरान खान के घर में ही बैठ के सारी बातचीत होती थी और वो मुसलसल वहां जाती थी, सुबह से शाम तक उनके घर में रह रही थी। उनकी वाइफ की फ्रेंड है और उसके लिए जो है वो उनका यानी कि मूसा मानिका, मेरे ख्याल उनका नाम है, उनके बेटे का, जो मानिका फैमिली से, उन्होंने कहा कि जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है और इन्होंने फ्रॉड किया है तो गवर्नमेंट पकड़े। लेकिन बात सारी ये है कि बड़ी बुशरा बीवी की फ्रेंड है, ये बुशरा बीवी इमरान खान की, और इमरान खान की शादी भी फराह गुज्जर के घर में ही हुई थी बुशरा मानिका से। तो जब इतने टर्म्स थे कि सुबह से रात तक बैठे हुए, शादी भी उनके घर में हो रही है, तो उसके बाद अगर वो करोड़ों रुपए ले रही हैं लोगों की ट्रांसफर करवाने के या जॉब के, तो इन्हें पता कैसे नहीं लगा कि इनके अपने घर में क्या हो रहा है। और वो दुबई जाके बैठ गई हैं। जी बिल्कुल, वो भाग चुकी हैं दुबई। ये तो है अब इमरान खान का कच्चा चिट्टा फिर आरज़ू काज़मी, जो ये कहते थे भ्रष्टाचार के खिलाफ ही उन्होंने अपना पूरा प्लान पॉलिटिक्स का सेट किया था ना, पूरा प्लान की उन्होंने एंटी करप्शन सेट किया था। और अगर ये सच निकलता है तो ये तो वही जाते जाते जहाज डुबोने वाली खबर है। बिल्कुल, और अभी तो जैसे कहते हैं ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पता लगता जाएगा कैसे कैसे और मजीद केसेस सामने आएंगे जैसे ही गवर्नमेंट से हटेंगे प्रॉपर्ली। क्या अगर डेप्यूटी स्पीकर का फैसला था अविश्वास प्रस्ताव को डिसमिस कर दिया, तो ऐसे में क्या वहां पर इसके बाद में फौरन तारिक फतेह साहब आपके पास आऊंगे, इसका मतलब क्या यह है कि रीइंस्टेट हो जाएगी वहां की संसद, फिर वहां अविश्वास प्रस्ताव होगा? मतलब क्या है इसका? अच्छा देखिए, अब मैं आपको बताऊं कि हम सारे जर्नलिस्ट सारा दिन यही बात सोचते रहे कि जो अगला प्रोसेस है उस पर आज क्यों बात नहीं हो रही। उसकी वजह यह है कि जो पिटीशन है वो स्पेसिफिकली रूलिंग ऑफ डिप्टी स्पीकर पे ही है। एक तो ये वजह भी है, लेकिन जहां पूरा बेंच बैठ के इकोनॉमी पे बात कर रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस पे बात कर रहा है, डॉलर की के बढ़ते रेट्स पे बात कर रहा है, तो वहां उनको चाहिए कि जिस पर पिटीशन है उसके अगले इंपैक्ट्स का रिजल्ट क्या होगा, उस पर भी बात होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। अब मेरे साहब जैसे आपने अभी चलाया, एजाज चौधरी जो है वो सवाल पूछ रहे थे फारूक एच नाइक से, तो फारूक एच नाइक ने कहा कि मुझे लगता ही है क्योंकि इलेक्शन कमीशन को इन्वॉल्व किया जा रहा है तो हो सकता है इलेक्शन की तरफ चले जाएं। तो जो बातें हुई, जजेस ने जो रिमार्क्स दिए, जो डायलॉग्स हुए आपस में, उससे हमने यही अंदाजा लगाया है कि शायद कहीं इलेक्शन की बात भी होगी और रूलिंग को खत्म करने की बात होगी। सवाल फिर वही आता है। ठीक है अदनान, क्या विदेशी ताकत पर कुछ बात हुई वहां पर? ये जो डेप्यूटी स्पीकर ने प्राइम मिनिस्टर की बोली बोल दी वहां पर और कहा कि विदेशी ताकतों ने जिस तरह से हस्तक्षेप किया हम ये नहीं करने दे सकते, डिसमिस कीजिए आप इस अविश्वास प्रस्ताव को, क्या विदेशी ताकत पर कुछ प्रूव कर पाए वो लोग, कुछ बता पाए कोर्ट में? इस पर बात हुई? अच्छा देखिए, मेरे पास चीफ जस्टिस की तो मैं संभाल के लाया आपके लिए। जस्टिस मुनीब ने मेरा ख्याल में ये सवाल उठाया था, जस्टिस मजहर ने उठाया था शायद, कि आपने वो जिसकी बुनियाद पर ये रूलिंग दी डिप्टी स्पीकर ने, वो थी नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग, उसमें फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं है। अच्छा, उसके मिनट्स पे जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उनके भी साइन नहीं है। तो ये क्या है? ये तो फिर एक इनकम्प्लीट सी चीज लग रही है जिस पर मुल्क की पूरी सिक्योरिटी मुनसर है, जिस पर मुल्क का पूरा निजाम बेस कर रहा है, जिसकी वजह से असेंबली तहलील हो गई, जिसकी वजह से मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस आ गया, आपने वो डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट रखा है। तो इस पर डेफिनेटली बात हुई है और जजेस ने, खासतौर पे चीफ जस्टिस ने ये कहा था कि मैंने उस लेटर के जो पॉइंट्स थे वो मेरे साथ शेयर किए गए हैं, डेफिनेटली वो क्वेश्चन मार्क जरूर है, पर क्या उन पर तहकीकात हुई या नहीं हुई, ये सवाल पूछा, जिस पर अटॉर्नी जनरल को स्पेसिफिकली उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाए और उन्होंने कोशिश किया कि ये सवाल जो है बायपास हो जाए, क्योंकि अटॉर्नी जनरल को 35 साल का उनका एक्सपीरियंस है, लॉ का एक्सपीरियंस, ही इज वेरी एक्सपर्ट और बड़ा रिस्पेक्ट का नाम है हमारे यहाँ लॉयर्स में। तो उन्होंने बड़े अच्छे से वेल लेफ्ट किया चीफ जस्टिस और बेंच की इस बात को, जो कि लिंक थी टू दैट लेटर और नेशनल सिक्योरिटी की जो मीटिंग थी। बिल्कुल। तारिक फतेह साहब, आप क्या होता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि चुनाव अभी नहीं करा सकते, ये बता रहे हैं कि ऐसी कोई खबर नहीं है। अब ऐसे में आपको क्या होता हुआ दिख रहा है? मतलब ये कि क्या जाल बिछ गया है वहां पर? अविश्वास प्रस्ताव को कैंसिल करेंगे तो आप प्रेसिडेंट के फैसले को कैसे यू टर्न कर सकती है वहां की अदालत की? क्या होगा? मुझे तो ऐसे लग रहा है गुड्डी गुड्डे का खेल चल रहा है। नोबडी नोज व्हाट टू डू। बस वो आपस के अंदर जिसका कनेक्शन जिससे, जिसके पास जिसका सेल नंबर है, वो आपस में बात कर रहे हैं। एंड हैरानगी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक बड़ा सिंपल मैटर था, वो बस रोजा रख रहे हैं, इफ्तारी कर रहे हैं, बिरयानियां खा रहे हैं, फिर सो जाते हैं, फिर बाद आते हैं, 7:30 बजे बोलेंगे, 6 बजे, बिकॉज एवरीवन
पाकिस्तान की अपर एशिलॉन्स में कोई है ही नहीं जो करप्ट नहीं है, whether they are सुप्रीम कोर्ट जजेस और सिविल सर्वेंट्स और ब्रिगेडियर्स और पॉलिटिशियंस। ये जो नेक्सस ऊपर बैठा पूरे मुल्क को लूट रहा है, इनको क्लोजिंग जो स्क्रिप्ट था वो नहीं मिल रहा कि यार ये बंद कैसे होगा। तो वो असेंबली डिसॉल्व करने के चक्कर में सवाल उठेगा वो लॉ मिनिस्टर कैसे बना। दो तीन मिनट पहले वो जो फवाद साहब हैं जो जर्नलिस्ट से कल परसों लड़ रहे थे, वो डेप्यूटी स्पीकर क्यों आया, स्पीकर कहां चला गया। और डेप्यूटी स्पीकर ने पूरा जब पढ़ा प्री रिटन और नीचे नाम किसी और का था, वो पढ़ के वो नाम भी पढ़ गया और भाग गया वो वहां से। ये तो कमीशन बैठे, if it was serious there would be a commission had to be set up how a group of people tried to steal the power structure of entire country। क्योंकि पंजाब के अंदर आप देखिए वही हिसाब चल रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, किसको चीफ मिनिस्टर कौन बन रहा है, किसके नंबर कहां है। ये तो बैल बकरी के बाजार में भी ऐसे नहीं होता है बकरा ईद के दिन कि ये ले लो, 2 दुम्बे ले लो, 1 गाय ले लो, ये इस तरह का कर रहे हैं। दिस कंट्री, टू बी वेरी फ्रैंक, हैज कम टू इट्स लॉजिकल एंड। जो पार्टीशन में इन्होंने किया था, ये इनको सब वापस वही इनके करतूत आ रहे हैं, क्योंकि लाखों आदमी को मारने के बाद ऊपर वाले के यहाँ देर हो सकती है, अंधेर नहीं है। कि you are today talking about law and order in a country where you can legally kill civilians by no one। अभी सिंध में, बलोचिस्तान में, फ्रंटियर में कितने एमपी बंद हैं, 5000 लड़कों को गायब किया, enforceable disappear हुए हुए। That means they are not arrested, they have not been brought to SDM or subdivision magistrate, they simply have disappeared। उनकी माएं घूम रही हैं, उनको आप समझते हैं कि इस्लामाबाद की पड़ी भी होगी। सिंध में जी सिंध मूवमेंट चल रही, कराची के अंदर आप हाशर देखिए, ये सारे पाकिस्तान के टॉप पंजाबियों का खेल है, जिनकी गलत उर्दू हमें सुननी पड़ती है और जिनके झूठ हमें सच समझ के स्वॉलो करने पड़ते हैं। और इतनी बेवकूफी कौम हो गई है कि 1947 से आज तक दे विल swallow any lies that are given to them। बस the person has to be good looking and handsome and rich। बाकी और कोई क्राइटेरिया नहीं है इस वक्त। आप देखिए कि इमरान खान का फंडामेंटल बेसिस ऑफ सपोर्ट कि ही सच अ वायरल मैन, इसकी बॉलीवुड में भी गर्लफ्रेंड्स हैं, इसकी वहां लंदन में भी हैं, गिस्लैन मैक्सवेल जो औरतों की पिम्प थी, जेल्ड फॉर सेक्सुअल, वो राइट हैंड पर्सन है इसकी। कहीं जिससे शादी की है उसका मुंह नहीं कभी देखा था इसने, वो विचक्राफ्ट करती है। कैन यू इमेजिन अ प्राइम मिनिस्टर जिसके नेक्स्ट सर्कल के अंदर जादूगरी हो रही हो। पीपल, दिस इज गोप की कॉमेडी। आम लोग क्या सोचते हैं इस पर, अब जो तारिक साहब कह रहे हैं इस पर आरजू, आम लोग क्या सोचते हैं वहां पर? मतलब क्या यही क्राइटेरिया सिर्फ कि गुड लुकिंग और वेल नोन, मतलब जो उनकी, हमारे साथ एक नेता पीटीआई के भी नदीम कुरैशी साहब जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले आरजू, ये जो मुर्गा जलाना ये वो, मतलब ये तो समझ से परे है। आम लोग इस पर क्या कहते हैं? मेजॉरिटी लोग तो बस इस पे हंसी रहे होते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन ये जरूर है कि पहले, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका था कि कभी पीपल्स पार्टी और कभी PMLN जो है वो गवर्नमेंट चलाती रही थी, तो लोगों का ख्याल था कि शायद किसी नई पार्टी को मौका मिलेगा तो वो जरूर कुछ चेंज लाएंगे और लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अगर आप देखें तो 90% लोग जो इनकी पार्टी में है वो उन्हीं पार्टीज में से आए हैं जो पहले थी। कोई, चाहे वो फवाद चौधरी को देख लीजिए, चाहे हमारे फॉरेन मिनिस्टर को देख लीजिए, सब उधर ही से आए। और उसके बाद इनका जो नारा था, जो इन्होंने लोगों को कहा कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, 100 दिन में कर देंगे, 2 साल में कर देंगे, हर चीज में ये गलत साबित हुए। जो लोन्स इन्होंने उठाए हैं पिछले 30 साल में, जो लोन उठाए गए उससे कहीं ज्यादा कर्जा इमरान खान की गवर्नमेंट ने उठाया। इसके अलावा जो सबसे बड़ा डैमेज इन्होंने दिया है वो ये है कि जो जबान है लोगों की, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे आप इनके लीडर्स को सुने, चाहे टीवी पे सुने, जो जबान ये इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो इनके असिस्टेंट, स्पेशल असिस्टेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये लोग जो बात करते हैं, शर्मनाक है उनकी भाषा। मैंने उनका इंटरव्यू किया, मैंने उनसे सिर्फ इतना सा पूछा था कि PMLN का क्या होगा, उनका क्या होगा,
जो आप पर भुट्टो साहब बोल रहे हैं, बिलावल भुट्टो बोल रहे हैं या कह रहे हैं कि ये शेरवानी सिलाने वाले लोग हैं जिनके पजामे गायब हो गए, उनको बात करने का सलीका नहीं आता है कि किस तरह का इंटरव्यू दिया जाता है, किस तरह से बात की जाती है। इनके तो जो स्पेशल असिस्टेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर है शहबाज गिल, उन्होंने तो हमारे माइनॉरिटी के जो पार्लियामेंटेरियन है उनके साथ जो जबान इस्तेमाल की थी वो तो मैं यहाँ बोल भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि जाहिर है फैमिलीज भी ये चैनल देख रही हैं। जो इन लोगों का रवैया, ये चीज इमरान खान ने इंट्रोड्यूस कराई है और ये आपको सोशल मीडिया और टीवी पे हर जगह नजर आती है, ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत गलत किया है। नदीम कुरैशी साहब, नाम तहरीके इंसाफ और काम फाउल प्ले का, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि अदनान बैठे हुए बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में बार बार ये टिप्पणी जस्टिस की तरफ से की गई है कि ये अविश्वास प्रस्ताव को, नो कॉन्फिडेंस मोशन को डिसमिस करना आइन के खिलाफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सब देखने वालों को आपसे मेरा अस्सलाम वालेकुम। देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आपके हम सबके सामने आ जाएगा। डिफरेंट तरह के कमेंट्स सारा दिन मीडिया की जीनत बनते रहे, हमने देखना ये है कि डिसीजन क्या होगा। गवर्नमेंट का मौक़िफ़ आज भी वही है जो कल था कि ये जो नॉन है फॉरेन फंडेड है, इसके आने वाले मिलते हैं कुछ ऐसे मुल्कों से जो पाकिस्तान में रिजीम चेंज चाहते हैं। आपको एक कॉमन एक कल्चर मैं आपके सामने रेज करूंगा। मैं रुकन असेंबली हूँ 3.5 पौने 4 साल से इमरान खान की पार्टी से। अच्छा, ये इंतखाब में रहते हैं 7 से 8 माह। मेरी सुने एक मिनट पूरा कर लीजिए जल्दी। 8 से 10 माह जनरल इलेक्शन में रहते हैं। वो अपोजिशन जो यहाँ बदतरीन कोविड था उस पर इकट्ठी नहीं हुई, वो अपोजिशन जो यहाँ बदतरीन इकोनॉमिकल क्राइसिस था उस पर इकट्ठी नहीं हुई, वो अपोजिशन जो यहाँ महंगाई बेरोजगारी थी उस पर इकट्ठी नहीं हुई। ऐसी क्या वजह हुई कि अचानक 1 से 1.5 माह में इनको सारा ये काम करना पड़ा? इन्होंने ऑपरेशनल अंदाज में चीजों को तय किया। मैं बताऊं, रुकने असेंबली 3.5 पौने 4 साल अगर मैंने इंतजार किया, सेम अपोजिशन में हूं, मैंने मुश्किल काटी, तो क्या वजह है कि 7 से 8 माह पहले मैं गवर्नमेंट को टॉपल करना चाहता हूं? ये बहुत सारे ताने बाने ऐसे मिलते हैं। फिर यही अपोजिशन पीपल्स पार्टी और PMLN, ये 18th अमेंडमेंट जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन 73 में की गई, उसकी एक 95 आर्टिकल 95 और आर्टिकल 17। तो इमरान खान ने झूठ क्यों बोला? इमरान खान ने झूठ क्यों बोला? इमरान खान ने कहा मैं आखिरी गेंद तक खेलूंगा। उन्होंने तो फाउल प्ले कर दिया, विकेट लेके भाग गए, 3 विकेट उखाड़े भाग गए। आपका कहना है ना, ये आपकी राय है। उन्होंने जो कुछ किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत किया। अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा, आप 1 घंटे के बाद शो कर लीजिएगा। बिल्कुल, 1 घंटे नहीं, कुछ ही देर में आएगा फैसला, कुछ ही देर में आने वाला है फैसला, और वो फैसला आते ही हम अपने दर्शकों को बताएंगे। हमारे साथ इस वक्त कर्नल दिनेश नैन साहब भी जुड़ गए हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं भारत से। क्या होता वो आपको दिख रहा है? और जो सवाल तारिक फतेह साहब, अदनान भी बता रहे हैं, वहां पर कोर्ट में इस तरह की टिप्पणी के संविधान के खिलाफ है, लेकिन फिर होगा क्या? यहाँ तो इमरान खान ने प्रेसिडेंट को जाके, मतलब अजीब सा एक तरीका उन्होंने अपनाया। उन्होंने प्रेसिडेंट को जाके कह दिया कि आप संसद को ही भंग कर दीजिए, और प्रेसिडेंट ने संसद भंग भी कर दी है। तो फिर अविश्वास प्रस्ताव क्या रीइंस्टेट होगा पार्लियामेंट? क्या दिख रहा है आपको नैन साहब, क्या होता हुआ दिख रहा है? और आर्मी कहां पर है? मतलब कौन से डोर है वो इस वक्त जो वो खेल रही है? अमेरिका वाले डोर हैं क्या? देखिए अंजना जी, नादिम कुरैशी अच्छी तरह से जानते हैं कि पूरा गेम क्या था। इन लोगों के एक एम्बेसडर था आसाद खान साहब, उनसे एक नोट आया और उस नोट के बेस के ऊपर 7 तारीख को जो नोट बोलते हैं इनको मिला था, उस नोट के बेस के ऊपर इनके खुद के जो जियो के पत्रकार, जो जियो के रिपोर्टर हैं न्यूज के, एक जाने माने रिपोर्टर, उन्होंने बताया कि इनकी MA के अंदर उस लेटर के अंदर काफी हेरा फेरी की गई। फिर उसको जो है 20 दिन के बाद, 22 दिन के बाद में CSC के सामने रखा गया, और एक पूरा का पूरा लीगल टीम जो है वो गई किनके पास में, जो आपके इनकी जो पार्लियामेंट के जो वहां पे लोग बैठे हुए थे, उनसे बात करके भाई चलो कि आप जाकर के इस फैसले को सुना देना कि ये जो है आर्टिकल 5 के तहत गलत है। बाहर से हमारे पास न्यूज आई है, सब कुछ आया है, लेकिन हुआ क्या? कोई भी तैयार नहीं था इनकी लीगल टीम को सुनने के लिए अंजना जी। और पहले जो इनके गवर्नर के पंजाब के एक मेमो का रोना रो कर, एक मेमो में हेरा फेरी करके, रोना रो के आप लोगों ने ये से ये कर दिया पाकिस्तान का। ये अपनी गद्दियां बचाने के लिए 30 लाख आदमी मार चुके हैं तारिक साहब। हाँ, पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया। ये एक कह रहे थे कि नस्ल बदल देंगे भूखे बंगालियों की।
हमारी जिंदगी में ये सब कुछ हुआ। बस पंजाब के अंदर गलत किस्म की उर्दू बोल बोल के बस एक टांग पे भंगड़ा डाल के आपने जाके 1 लाख लड़कियों को रेप किया, और यहां कहा कि हम इनकी एक जनरेशन में भी विल टर्न द रेस अराउंड। आपको शर्म नहीं आती? आप बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं, सिंध में क्या कर रहे हैं, फ्रंटियर में क्या कर रहे हैं? बस राज चल रहा है आपका कि ये है। आपने 73 का कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, 18th अमेंडमेंट देखिए, सब कुछ देखिए। आपने कब्जा किया बलूचिस्तान पे और जाके वो चीन के हवाले कराया आप, जैसे वो दे डोंट मैटर। पूरा मुल्क तंग आया हुआ है ये फेक किस्म की डेमोक्रेसी और ये फेक आईडी के एक आदमी कल तक जो तवाइफों के साथ घूमता था लंदन की टॉप की, वो आज आके रियासत मदीना बना रहा है, और फिर एक ऐसी औरत से शादी करता है जो जादू टूने टाने करती है। अब एक सीरियस न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री की डिसीजन मेकिंग में एक जादूगरनी बैठी हुई है, और आप लोग खुश हैं सब कि ये तो भाई, ये तो इमरान खान तो आप देखिए ना कितना हसीन आदमी है, अल्लाह मियां ने बनाया इसे, बाकी तो गलत तो हो ही नहीं सकता। कभी सोचा आपने कि ये कहां था, अपने यूथ में कहां था ये? हम सब तो पाकिस्तान में थे, जेलों के अंदर बैठे हुए थे, अयूब खान और याया खान, ये तो उनके साथ था। दिस इज हॉरिबल। और अब तक इसका हाल ठीक नहीं होना पाकिस्तान का, क्योंकि 1947 से आज तक दे लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। जो पहला प्राइम मिनिस्टर था, आप यकीन करिए, हुसैन शहीद सोहरावर्दी, उसकी पाकिस्तान में एंट्री बैन कर दी कि वो बंगाली है। ये ऐसे लोग हैं। सिंध में चीफ मिनिस्टर को असैसिनेट किया, पंजाब में मुस्लिम लीग जीती नहीं, फ्रंटियर गांधी को कितने साल जेल में बंद किया, बलूचिस्तान में 1948 से जंग चल रही है, और ये बस अपने उसी चक्कर में बैठे होते हैं जैसे पाकिस्तान का नाम है लाहौर का मजंग का इलाका है, वही है पाकिस्तान बस, और कुछ उर्दू बोलने वाले महाजिर, दैट्स इट। They should fear for their future. It's a nuclear-powered country where policy making is in the hands of a witchcraft running, a woman, जिसकी दोस्त $50,000-90,000 का बैग लेके भागी है। हर जगह तस्वीरें छपी हुई हैं, प्राइवेट जेट में दुबई चली गई। नदीम कुरैशी इसका जवाब देंगे, लेकिन बड़ी खबर आ रही है अदनान, इसके बाद मैं आऊंगी आपके पास, क्योंकि अब किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। खबर आ रही है कि लॉक कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के, क्या सुरक्षा की वजह से ये इंतजाम किए जा रहे हैं? नदीम कुरैशी साहब, है आपके पास जवाब जो तारिक फतेह साहब कह रहे हैं? क्योंकि आरजू काजमी भी बता रही हैं, फराह फ्रेंड है बुशरा बीबी की, वो खूब पैसा वैसा लेके और महंगे महंगे डिजाइनर बैग्स लेके भाग चुकी हैं दुबई। देखिए, एक तो तारिक फतेह साहब की बात आपने तवज्जो से सुनी है, मेरी बात भी तवज्जो से सुनिएगा। तारिक फतेह साहब ने कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तवाइफों के साथ रहे, तो शायद तारिक फतेह साहब को ये एजाज हासिल होगा, ये भी उनके साथ होंगे। इस तरह की घनौनी बातें करना इतने बड़े नेशनल इंटरनेशनल चैनल पे बैठ के मुनासिब नहीं होता। मैं तारिक फतेह साहब की ज़हनी हालत के लिए दुआ कर सकता हूँ। ये इंतहाई बेहूदगी होती है कि किसी शख्स के बारे में आप बगैर सबूत के इस तरह की जुबान इस्तेमाल करें। जहां तक इन्होंने बलूचिस्तान की बात की है, बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक प्रोग्रेसिव इलाका है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। आप बाहर बैठ के जब चंद लोगों को खुश करने के लिए जो इंटेलेक्चुअलिज्म झाड़ रहे होते हैं, उसको पाकिस्तानी लोग देख के हंस रहे होते हैं। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह क्या और हंसी है ना पाकिस्तान अपने लोगों, पाकिस्तान ऐसे है ना। आप ये इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल ना करें। आप पूरे सवाई पे देते रहे, आपकी ड्यूटी में सवाई खिला कर देना उनको। आप कौन होते हैं ये बात करने वाले? को यहीं पर रोकते हैं। प्लीज अपनी भाषा पर थोड़ा संयम रखिए, आवाज नीचे कीजिए दोनों की, प्लीज प्लीज। मैं आप लोगों से बोल रही हूँ, संसदीय भाषा का इस्तेमाल कीजिए प्लीज, ऐसी भाषा से बचिए, ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें। मोना आलम भी हमारे साथ जुड़ गई। मोना, आपके पास अदनान जल्दी से एक बार बता दें, क्या कोई पुलिस झड़प की भी खबर आ रही है? वकीलों और पुलिस के बीच में कोई झड़प हो गई है सुप्रीम कोर्ट में? जी अच्छा, एक रूल होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक रूल होता है कि जैसे ही बेंच कोर्ट सुनाता है, लार्जर बेंच या स्मॉल बेंच ऑफ कोर्ट सुनाता है, तो लॉक किए जाते हैं दरवाजे, ताकि अंदर ऑडियो वीडियो को चेक कर लिया जाए, और जजेस को, वो 3 जजेस हो या 5 जजेस हो या फुल कोर्ट हो, तो उनके फाइल जो होती है
वो उनके सामने रखी जाए। ये कोर्ट प्रोटोकॉल्स हैं, ये इंडिया की सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा होता है। तो जब ताले लगे हुए थे तो वुकला ने, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भोन साहब भी थे, उन्होंने भी अंदर जाने की कोशिश की। बाकी वुकला जिन्होंने दलाइल दिए थे वो भी मौजूद थे, वो भी अंदर जाना चाह रहे थे। तो जो सिक्योरिटी एहलकार थे पुलिस वाले, उनके साथ उनकी तलख कलामी हुई और यहां तक कि कुछ वुकला ने गिरबान भी पकड़ा पुलिस वालों का। तो ये कोर्ट नंबर 1 जो है, कोर्ट रूम नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाहर ये हुआ है। दूसरा मैं आपको बताता चलूं, इस वक्त इस्लामाबाद रेड जोन की जो सिक्योरिटी है वहां पर एफसी और इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में तमाम जो एक्स्ट्रा लोग हैं उनका दाखिला मना है। सिर्फ वही जर्नलिस्ट अंदर जा सकेंगे जिनकी मेंबरशिप है सुप्रीम कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन वाले, और उसके अलावा वो लोग जिन्होंने पिटीशन दायर की हुई है और हुकूमती नुमाइंदे। और मैं ये भी बताता चलूं कि इस वक्त कोर्ट रूम नंबर, अब फैसला देखें, अब फाइल्स रख दी गई हैं, तमाम जजेस जो हैं वो कुछ ही देर में आ जाएंगे, क्योंकि फैसले से पहले ये बताया जा रहा है कि चीफ जस्टिस ने तमाम बेंच के जजों को अपने पास बुलाया है। तो अगले कुछ देर में वो कोर्ट रूम में आ जाएंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी कमरा अदालत में मौजूद हैं। थोड़ी देर में फैसला आएगा, क्योंकि असल मरहला होता है ऑडियो वीडियो चेक हो जाए और जो नोट्स होते हैं, जजेस के रिमार्क्स जो होते हैं, फैसले की कॉपीज जो होती हैं, वो उनके चेयर के सामने रख दी जाए। तो वो भी रख दी गई है। अदनान, मेरा सवाल आपसे ये है कि चलिए, अगर इस अविश्वास प्रस्ताव को डिसमिसल को कोर्ट कहता है ये गलत है, तो फिर इसका आखिर कोई तो जवाबदेह ठहराया जाएगा ना, किसी की तो जिम्मेदारी तय की जाएगी ना। क्या इमरान खान ने फिर ये सब कुछ किया और एक पूरे मुल्क को, अगर अभी तक के कोर्ट के कमेंट्स को हम ध्यान में रखते हुए ये बात कर रहे हैं, अभी तक ऐसे ही कमेंट्स आए हैं कि आईन के खिलाफ दिखाई देता, फिर ऐसे में तो सवाल ये है कि एक व्यक्ति पूरे मुल्क के साथ इतना बड़ा खेल कर देता है और जैसे उसने पाकिस्तान को कैच आउट कर दिया और कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि क्या पार्लियामेंट्री इंस्टेट होगी, क्या फिर से वोटिंग हो पाएगी, क्या इमरान खान या डेप्यूटी स्पीकर जिसने किया ये सब कराया, वहां तक उनकी कोई जवाबदेही कोर्ट से तय होगी? अदनान, अच्छा देखिए, ये जो आपने कुछ सवाल उठाए हैं, हम बतौर सहाफी जब कोर्ट में खड़े होते हैं तो हम जजेस के रिमार्क्स सुन रहे होते हैं। हाँ। फिर जो डायलॉग्स हो रहा होता है उसको सुन रहे होते हैं, तो फिर हम उस पर अपना एनालिसिस करते हैं उस लम्हे तक, जब तक फैसला सुना नहीं दिया जाता। अच्छा, जो आपने बात की ना, इम्पैक्ट ऑफ दैट रूलिंग और डिसॉल्व ऑफ द असेंबली, रेजोल्यूशन ऑफ द असेंबली, देखें इस पर ना चीफ जस्टिस का एक रिमार्क्स मेरे सामने आ गया, क्योंकि बहुत पेपर है रिमार्क्स वाले। मैंने एक रिमार्क्स निकाला है, उसमें उन्होंने कहा है, चीफ जस्टिस ने एक रिमार्क्स देते हुए उन्होंने कहा जी आज जो मसला हुआ इस मुल्क के अंदर, एक बहरान पैदा हुआ, वो उस वजह से हुआ कि असेंबली तहलील हो गई, रूलिंग की वजह से नहीं हुआ। तो मसला सिर्फ असेंबली को तहलील करने की वजह से हुआ, जो कि अपोजिशन ने जिस पर शोर मचाया। अपोजिशन को रूलिंग पे कम एतराज है और असेंबली के डिसॉल्व पे ज्यादा है। आप देखिए, जैसे ही शहबाज शरीफ आए तो उन्होंने कहा कि आप तो बात कर रहे थे नए इलेक्शन होने चाहिए, नए इलेक्शन होना चाहिए। जब इलेक्शन अनाउंस हुए तो आप कलाबाजी लगा गए। इस पर शहबाज शरीफ ने यह कहा कि हम नए इलेक्शन चाहते हैं, पर ये जो गैर आईनी काम हुआ है रूलिंग वाला, उसको आइन के मुताबिक किया जाए और जो सजा बनती है वो दिया जाए। यहां मैं आपको जस्टिस मुनीब का एक रिमार्क सुनाता चलूं, नहीं सॉरी, जस्टिस मजहर का। वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि स्पीकर को कुछ लिख कर दिया गया था और वो उसे देखकर पढ़ रहे थे, जैसे कि उनको डिक्टेट किया गया था, बताया गया था। डिप्टी स्पीकर भी खुद तैयार नहीं थे इस रूलिंग पे। अच्छा, मैं आपको बता दूं, जब अगले ही दिन कुछ सहाफी असद कैसर से मिले, जो कि हमारे स्पीकर कौमी असेंबली हैं, उनसे पूछा सहाफियों ने, उन्होंने कहा कि सर आपने चेयर क्यों नहीं किया है इजलास? हमें लोगों ने बताया है, ये सहाफी कह रहे हैं, हमें लोगों ने बताया है कि आपको कहा गया था कि आर्टिकल 5 की कार्रवाई कीजिए, तभी आप अलहदा हो गए और आप नहीं आए। तो इस पर असद कैसर ने कहा मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। अंजना, ये बड़ा अहम पॉइंट है। अगर असद कैसर ने ऐसा ना कहा होता और असद कैसर वाकई लीव पर थे और वो नहीं आना चाहते थे सीट के ऊपर, तो वो कह देते। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाह रहा। और तस्वीरें भी आ गई हैं अदनान, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक सेकंड, आपको टोक रही हुई तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं। कोर्ट रूम के भीतर जो वकीलों और पुलिस के बीच में झड़प हुई है, ये उसकी तस्वीरें हैं, कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं। सुप्रीम कोर्ट में जज ने फाइलें मंगा ली है। माना जा रहा है आपसे कुछ ही देर में फैसला भी सुना दिया जाएगा। 8 बजे का वक्त इसके लिए बताया गया था, लेकिन जो वहां पर सिक्योरिटी और वकीलों के बीच में झड़प हो गई है, मतलब क्या ही देखा जाए, ये झड़प देखी जाए, अंदर के फैसले को देखा जाए, उस पर चर्चा की जाए। जल्दी से एक बार चलते हैं मोना आलम आपके पास। मोना आलम, क्या इस बात में सच्चाई है जो अभी कुछ ही देर पहले आरजू काजमी भी बता रही थी कि ये जो बुशरा बीवी है, इनकी कोई दोस्त फराह खूब सारा पैसा वैसा और बैग्स वगैरह लेके दुबई जा चुके हैं? क्या करप्शन के भी मामले इमरान खान के दरवाजे तक पहुंच रहे हैं? बड़ा सवाल ये है। बड़ी
सीरियस एलिगेशंस हैं जो इमरान खान साहब के पुराने साथी हैं अली खान साहब, उन्होंने लगाई है। उनसे पहले जो अपोजिशन है वो भी ऐसी बातें करते रहे हैं और इनके बारे में उन्होंने भी हिंट किया है, लेकिन ये इसलिए सीरियस ज्यादा हो गई है क्योंकि अब आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। दरअसल मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही थी क्योंकि इसका मतलब ये है फिर कि इमरान खान ये समझ रहे हैं कि वो घिर चुके हैं, फिर वो भागने के अब तलाश रहे हैं रास्ते। ऑडियो अगर फोन पर हम ले लें उनका, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, बोलिए बोलिए मोना। आवाज आपको मिल रही है? मैं ये कह रही हूं कि घिर जाने की बात तो अब बाद में पता चलेगी अगर कोई सेटअप आता है। ऑडियो कट रहा है, 2018 ऑडियो कट रहा है, एक बार फिर से रिकनेक्ट करना पड़ेगा। एक सेकेंड, हमारे साथ पीएमएलएन से भी मौजूद है इस वक्त नेता राणा अफजल साहब, जल्दी से एक कमेंट आपसे। लेकिन हासिल क्या होगा, क्योंकि जो अदनान बता रहे थे, अगर ये पूरी मतलब जो डिसमिसल हो गया है संसद को, जिस तरह से भंग कर दिया गया है, उसको लेकर विपक्ष में ज्यादा परेशानी है। अब इस पर कोर्ट क्या कर सकता है? कोर्ट अगर आज का जो फैसला है वो या डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी की तरफ जाएगा या फिर वो रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जाएगा। देखिए, हम लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि वो रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक फैसला किया जाएगा। और वो क्या फैसला है कि अगर चीफ जस्टिस साहब अपने जिस तरह के उन्होंने रिमार्क्स दिए कि ये जो स्पीकर की जो रूलिंग थी वो गलत थी और वो ओवरऑल एक कंसेंसस डेवलप हो चुका है कि वो रूलिंग गलत थी, तो फिर एक ही फैसला बनता है कि जो असेंबलीज हैं वो बहाल हो और हम दोबारा नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाएं। तो अगर इसके अलावा कोई मिडिल वे अगर तलाश किया जाता है या कोई दरमियानी रास्ता, क्या एक काउंटर क्वेश्चन है राणा साहब, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के राष्ट्रपति के फैसले को पलट देगी? देखिए, बिल्कुल, फैसला जो है, जब आप सुप्रीम कोर्ट या जब कोई भी कोर्ट हो, आपके मुल्क का कोर्ट हो, जब उसने फैसला करना है तो हम समझते हैं कि उन्होंने एक आईनी कानूनी फैसला करना हो। ठीक है। और अगर आप जो है डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी की तरफ जाएंगे, नजरिया जरूरत की तरफ जाएंगे, तो वो नजरिया जरूरत आपका कुछ और हो सकता है, मेरा कुछ और हो सकता है, वो हर वक्त कुछ हो सकता है। तो हम ये बिलीव करते हैं कि आज जो इम्तिहान है वो कोर्ट्स का है और कोर्ट्स जो हैं वो रूल ऑफ लॉ के मुताबिक फैसला करेंगे। किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास, आइए आपको सुना देते हैं फवाद चौधरी से। इसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। हमारे साथ पीटीआई के दो प्रवक्ता आप जुड़ गए, अब्दुल समद साहब भी जुड़ गए, लेकिन जल्दी से सुना देते हैं। फवाद चौधरी से मैंने बात, जिसका मैं जिक्र कर रही थी आपको, आरजू, सुन लीजिए उनको। बातचीत करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान से इस वक्त पूर्व मंत्री फवाद चौधरी सीधा आज तक पर जुड़ रहे हैं। फवाद जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला अभी भी चल रहा है जिसमें डेप्यूटी स्पीकर के फैसले को विपक्ष ने चुनौती दी है। इधर 90 दिनों में चुनाव होना है। लोगों के मन में एक सवाल है कि क्या हम पाकिस्तान में अस्थिरता का एक दौर देखेंगे? आपका जवाब। पहली बात तो यह है कि देखिए, इस वक्त बड़ी सिंपल सिचुएशन है। जब भी एक मुल्क के अंदर, एक जमहूरियत के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर कोई क्वेश्चन आएगा, क्राइसिस बढ़ जाएगा, तो आप क्या करेंगे? आप लोगों के पास जाएंगे और लोगों से एक राय लेंगे, लोगों से ओपिनियन लेंगे कि वो क्या समझते हैं और उसके मुताबिक जो है उनके फैसला जो है वो हतमी होगा, उनका फाइनल होगा। सो हमने भी यही किया है। यहाँ पे हम लोगों के पास गए हैं। पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 90 डेज के अंदर इलेक्शन होने हैं, वो 90 डेज के अंदर इलेक्शन होंगे और लोग अपना फैसला देंगे। अब आते हैं आपके विरोधियों पर, क्योंकि चाहे वो शहबाज शरीफ हो, पीएमएलएन के अध्यक्ष, या फिर मरियम बीवी, बिलावल भुट्टो, कोई इसे गद्दारी कह रहा है तो कोई इसे पाकिस्तान के लिए काला दिन कह रहा है। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि इमरान खान भाग गए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उन्होंने आखिरी ओवर में नहीं दिखाया। इस पर आपका जवाब क्या होगा? बस इन बेचारों की अब क्या करें, इनकी जो सारी शेरवानियां सिली थी वो सिली की सिली रह गई हैं और इनके पजामे गायब हो गए। तो अब वो बेचारे ऐसे आंसू तो बहाएंगे। अब मुझे उनसे हमदर्दी है, बट अब क्या किया जा सकता। आप लोग इस मूड में दिख रहे हैं। इमरान खान ने तस्वीर भी जो अपनी ट्वीट की थी उसके बाद, वो ऐसा था कि उन्हें लग रहा है कि अब मेरे अच्छे दिन आ गए हैं, अब इनके लिए परेशानी हो गई। वो उसे मास्टर स्ट्रोक दिखा रहे हैं। लेकिन कई सारे ऐसे एक्सपर्ट्स भी पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े जिन्होंने कहा कि संविधान की धज्जियां उड़ाने के बराबर है। अगर अविश्वास प्रस्ताव का सामना उन्होंने कहा था कि मैं आखिरी गेंद तक खेलूंगा,
तो उनको अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना चाहिए था। इस पर आपका जवाब फवाद? देखिए जी, इससे ज्यादा डेमोक्रेटिक रास्ता क्या होगा कि आप लोगों के पास जा रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं क्या वोट दे के अपना फैसला करें। अल्टीमेट आर्बिटर जो होता है डेमोक्रेसी में वो तो लोग होते हैं। तो लोगों, अब मुझे सवाल तो ये आपको पूछना चाहिए, हमारी अगर अपोजिशन का कोई आदमी आता है कि वो आप भाग क्यों रहे हैं इलेक्शनों से, व्हाई यू आर रनिंग अवे। कोई पॉलिटिकल पार्टी क्या लोगों से भी भाग सकती है? इलेक्शंस होने जा रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए अपना हिस्सा लें और अपनी मुताबिक आगे बढ़ें। तो फवाद चौधरी यही बात कह रहे थे कि आप चुनाव से अब क्यों भाग रहे हैं। राणा जी, छोटा सा एक कमेंट आपका, चुनाव से क्यों भाग रहे हैं? जो जमहूरियत के अंदर सबसे जरूरी चीज जो होती है वो ये होती है कि असेंबली कैसे इलेक्ट की जाती है, वो खत्म, उसकी तहलील कैसे होती है, वो डिसॉल्व कैसे होती है। तो अगर जो इसी चीज को आप अगर रोक दें, आइन को आप रोक दें, तो और आप कहें कि हम आगे बढ़े, तो ऐसे जमहूरियत नहीं चलती कि आप रूल ऑफ लॉ को तोड़ दें, आप कॉन्स्टिट्यूशन को तारिक फतेह साहब, बिल्कुल जी, मैं लौट रही हूँ, आपका पॉइंट आ गया। तारिक फतेह साहब, आप फंस रहे थे फवाद चौधरी पर, और आप सोचिए क्या काम है अब्दुल समद याकूब साहब का, क्या काम है नदीम कुरैशी का। ऐसे व्यक्ति को डिफेंड करना पड़ता है इनको। आप लैंग्वेज जरा सुनिए। दिस गाय, मैंने सुना है थोड़ी देर, उन्होंने पाक जर्नलिस्ट से भी ऐसे ही बात करी है। हाँ, लॉ मिनिस्टर भी हैं, इनके साथ मेरी पहले भी गुफ्तगू हो चुकी है टीवी डिबेट्स में। बदतमीजी को एक आर्ट फॉर्म अब समझने लग गए कुछ लोग पाकिस्तान में। अब वो कह रहे हैं पजामा लेके भाग गया, कोई शेरवानी हो गई है। मतलब जस्ट इमेजिन, दिस इज अ सीनियर लीडर ऑफ प्लेबॉय गवर्नमेंट हु इज टॉकिंग अबाउट पीपल रनिंग अवे विद पीपल्स पजामास, और वो शेरवानी के बगैर खड़े रह गए शर्माते हुए। समझ साहब, डिफेंड करने में आपको शर्म आती होगी ऐसे व्यक्ति को। मैं समझती हूँ कि आप बहुत संयम वाले व्यक्ति हैं। क्यों, शर्म की कौन सी बात है इसमें? अगर तारिक फतेह साहब को पजामा का लफ्ज जो है ना बड़ा बुरा लग रहा है, तो तारिक फतेह साहब छोड़ दीजिए सर। इंडियन प्राइम टाइम पर अब हम लोग शेरवानी और पजामे की बात ना ही करें तो बेहतर है। आप सभी का बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप बहुत लेट से जुड़े याकूब साहब, वक्त की कमी है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, कुछ ही देर में फैसला आएगा विश्वास प्रस्ताव पर जो डिप्टी स्पीकर ने लिया था पाकिस्तान में। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से फैसला आना है। फिलहाल तस्वीरें भिड़ंत की आ रही है, वकीलों की, पुलिस की हो गई है। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।